हेलो दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये अप्लाइड हिस्ट्री होती क्या है और ये हमारी लाइफ में कैसे यूज़फुल है। तो क्लास 10th की जो एसएससी बोर्ड का ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं अप्लाइड हिस्ट्री क्या होता है। इसी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री का मतलब है जैसे कि आप कोई इतिहास पढ़ते हो और जो इतिहास आपने पढ़ा है, जिसका आपने नॉलेज लिया है। देखो, हिस्ट्री में क्या होता है, ये कैसे हुआ, कब आया, किस टाइम पे आया, किस चीज़ से बना है, किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये जो अप्लाइड हिस्ट्री होती है, अब आपने कोई किसी फील्ड के बारे में या फिर कोई भी चीज़ के बारे में जब आपने डीप में नॉलेज ले लिया, तो अब आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि हिस्ट्री पढ़ के सिर्फ आप हिस्टोरियन बनोगे, नहीं। आप अगर साइंस की फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में हो, या फिर हेरिटेज के फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आप उन सारी फील्ड्स में हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपने उस हिस्ट्री में नॉलेज लिया, वही हिस्ट्री में जो आपने नॉलेज लिया है, उसी को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, उसी को हम अप्लाइड हिस्ट्री कहते हैं। तो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड, कि अप्लाइड हिस्ट्री होती क्या है। और जब आपको पता चल गया कि अप्लाइड हिस्ट्री क्या है, तो रिसर्च इन वेरियस फील्ड, बहुत अलग अलग फील्ड में आप इसका कैसे यूज़ करते हो। अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। अप्लाइड हिस्ट्री में हम लोग ये भी जानेंगे कि अप्लाइड हिस्ट्री और प्रेजेंट, कि हमारा जो वर्तमान है, जो अभी प्रेजेंट है, और अप्लाइड हिस्ट्री उसमें क्या है, किस तरीके से उसे हम अपने प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। साथ ही में हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। जब मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज की बात आती है, तो वहाँ पे किस तरीके से ये अप्लाइड हिस्ट्री यूज़फुल होती है, और एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड में भी किस तरीके से इसका यूज़ होता है गाइज। तो यहाँ पे हम लोग इतनी सारी चीज़ें जानने वाले हैं पूरा एकदम अच्छे से, ठीक है। और आप स्टूडेंट हो और आगे चल के आप भी इसका कैसे यूज़ कर सकते हो अप्लाइड हिस्ट्री का अपने फील्ड में, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो देखो, हिस्ट्री में मेजॉरिटी हम लोगों ने यही चीज़ सीखी है। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई सीखने लायक नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और एक बार लेक्चर सुन लिया ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आंसर फटाफट आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड, जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ अप्लाइड हिस्ट्री। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, अगेन मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अप्लाइड हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक हिस्ट्री। इसे पब्लिक हिस्ट्री भी कहा जाता है। Applied history is a field of study concerned with the application of history for the benefit of people in the contemporary and future time। देखिए, कंटेम्प्रेरी का मीनिंग क्या होता है, तो कंटेम्प्रेरी का मीनिंग होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के टाइम के लिए भी क्या होता है, ये यूज़फुल होता है, बहुत ही बेनिफिटेड होता है, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो सिंपल है, आपको क्या क्या अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में पता चला कि अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री बोलते हैं, साथ ही में कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ यूजफुल, इट कैन प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू कंटेम्प्रेरी सोशल इशू एंड इनकॉर्पोरेटेड दैम इन सोशल प्लानिंग। देखो, जब प्रेजेंट में जो भी सोशल इशू होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी के सॉल्यूशंस, तो अप्लाइड हिस्ट्री क्या करता है, अप्लाइड हिस्ट्री से हमने नॉलेज लिया है कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, पूरी हिस्ट्री हमें पता है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो प्रेजेंट में अभी साइक्लोन आया था, ठीक है, हमारे इसी मुंबई में साइक्लोन आया था। अब जब ये साइक्लोन आया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि कैसे इस साइक्लोन से निपटा जाए। तो अब इस साइक्लोन से निपटने के लिए जैसे कि साइक्लोन कैसे होता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से ये आता है, कैसे जाता है, हमने हिस्ट्री पूरी उसकी पढ़ी हुई थी। उसकी वजह से बेनिफिट ये हुआ कि ये साइक्लोन किसी को हार्मफुल नहीं हुआ, बिकॉज कि वो आने वाला था वैसे
आने वाला था, और जो एक्सपर्ट्स थे जो इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, इन फील्ड के बारे में एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि अगर ये इधर से आ रहा है ऐसे जाएगा, तो फिर उसका सॉल्यूशन निकाला गया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यवस्था कर ली, पहले ही सॉल्यूशन बना के रख लिया कि अगर आ रहा है साइक्लोन तो हम इसको फेस कर लेंगे, कोई किसी को कोई हार्मफुल नहीं होगा, जगह खाली करा दी गई। तो इस तरीके से हमने इस हिस्ट्री का यूज़ करके हमने क्या किया, अपने सोशल जो प्रेजेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाला। ऐसे ही इसी बहुत सारी फील्ड में भी आप हिस्ट्री का यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड हिस्ट्री में जब कोई इसके पूरी तरीके से जब किसी फील्ड में डीप में स्टडी करता है, नॉलेज लेता है, तो वो पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट में उसका यूज़ हम कर लेते हैं। और अप्लाइड हिस्ट्री हमें गाइडेंस देता है और सॉल्यूशन निकालने में भी मदद करता है। द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम रिलेटेड अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट along with a technical expert, and their participation in the capacity of tourists visiting museum and ancient site is also important. Tourism create interest in history among people. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्लाइड हिस्ट्री जो होती है, अप्लाइड हिस्ट्री में क्या करती है, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अब जो वो साइक्लोन हो रहा था तो उसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो जब किसी फील्ड में जब आप एक स्टडी करता है बंदा और फिर उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, तो एक्सपर्ट होने की वजह से अभी वो साइक्लोन को रोकने के लिए मशीन वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी होगी ना, बहुत सारी मशीनों की भी ज़रूरत पड़ी होगी। मशीन से पता किया रहेगा ना कि भाई कहाँ है, कहाँ आ रहा है, कहाँ कब तक कितने बजे कहाँ पहुँचेगा। तो ये मशीन बनाने के लिए भी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। तो देख रहे हैं आप, एक अप्लाइड हिस्ट्री जॉब से लेके हर एक चीज़ में, हर एक नई नई अपॉर्चुनिटी में बहुत मदद कर रहा है। और साथ ही में जैसे कि टूरिस्ट हो गए, तो म्यूज़ियम में जाने के लिए वो लोगों को, तो वहाँ पे भी एक म्यूज़ियम जो कि हमारा हिस्ट्री का पार्ट हुआ, उसको हम इस तरीके से कंजर्व और प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा, इसकी मीनिंग आप समझ लो। कंजर्व करना मतलब सेव करके रखना, ठीक है, बचाना उसको। और प्रिजर्व करना मतलब अच्छे से संभाल के रखना है आपको, उसका यूज़ करना है। देखो बहुत सारे क्या होता था, जैसे कि बहुत सारे किले हो गए, या फिर कई मंदिरों में, पुराने मंदिरों में जाओ आप, या फिर पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि केव्स हो गए, तो क्या होता था कि लोग जाते थे, विजिट करते थे, और वहाँ पे है ना उन पे ऐसे कुछ भी लिखते थे, है ना, कैसे कि आई लव यू या फिर कुछ भी ऐसे लिखते थे, जो लिखना नहीं चाहिए। बिकॉज कि अगर आप दीवालों पे लिखोगे तो वो दीवार ख़राब हो जाएगी ना। और तो इसीलिए यहाँ पे ये निकाला गया कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ताकि इसको लोग कंजर्व करें, लोग सेव करें, और ये जो पुरानी चीज़ें हैं इनको बचाएं। और इसलिए यूनेस्को ने भी ये चीज़ें को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने अंडर भी लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। अब बहुत सारे फील्ड में इसका कैसे यूज़ होता है, तो हिस्ट्री इज़ अबाउट द पास्ट इवेंट, ये पास्ट इवेंट की बात कर रहा है, एंड द वे ऑफ आवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप। देखो अप्लाइड हिस्ट्री ना हमारे प्रेजेंट लाइफ स्टाइल में जो भी चीज़ें हमारे साथ अभी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल में दिख रही हैं, शेप में हैं, वो सारी चीज़ें ना कहीं वो पास्ट इवेंट से रिलेट करती हैं। इज़ डिपेंडेड ऑन हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट, और ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल चेन से डिपेंड करती हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल इवेंट रिलेट वेरियस फील्ड लाइक पॉलिटिक्स हो गए, सोशल्स हो गए, रिलीजियस हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी हो गई, फिलोसॉफी हो गई, टेक्नोलॉजी, साइंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ दिस फील्ड हैव देयर ओन हिस्ट्री। ये जितने भी फील्ड हैं इन सब के अपने अपने हिस्ट्री है। रिलीजियस की अपनी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की अपनी हिस्ट्री, फिलोसॉफी, टेक्नोलॉजी की अपनी हिस्ट्री, साइंस की अपनी हिस्ट्री है। तो हर एक फील्ड की खुद एक हिस्ट्री होती है। एंड ईच ऑफ दिस हैव देयर ओन फील्ड, इन सबके खुद के अपने फील्ड होते हैं। तो इनका नॉलेज, हिस्ट्री में क्या रहता है कि नॉलेज लेना, भाई कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो हिस्ट्री में हमेशा हमें सॉल्यूशन ही मिलता है।
तो हिस्ट्री टॉपिक में देखा जाए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो हमें सॉल्यूशन मिलता है और यही चीज़ है। डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन फील्ड इज डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज। जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में हमें नॉलेज मिलता है, हमें सॉल्यूशन मिलता है, जो कि वही चीज़ फ्यूचर में काम आती है, ठीक है। और मेथड ऑफ हिस्ट्री ये प्रूव कर देती है कि जो बहुत सारे रिसर्च में बहुत काम आता है। जैसे कि रिसर्च में पहले भी मैंने बोला, आइए जानते हैं जैसे कि फ़िलोसॉफी में कैसे काम करेगी। तो देखो, हिस्ट्री में द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजी। जो भी लोगों की विचारधाराएं होती हैं वो कैसे डेवलप हुई, तो भाई उनके व्यू पॉइंट कैसे डेवलप हुए, तो भाई वो भी हेल्प करके हुए ना, हिस्ट्री के थ्रू ही हुए, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग किया। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल विचारधाराएं उत्पन्न हुई। अब ट्रेडिशंस हो गए, तो इन ट्रेडिशंस गिविंग राइज टू दोज आइडियोलॉजी। और जो बहुत सारे ट्रेडिशंस है, पुरानी चीज़ें हैं, वो आइडियोलॉजी उसको एक नया विचारधारा देते हैं, एक नया व्यू पॉइंट देते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए। एंड फिलोसॉफी नीड लैंग्वेज। जो फिलोसॉफीज होते हैं, जिनकी अपनी अपनी व्यू पॉइंट होते हैं, उनको उनकी एक अलग लैंग्वेज होती है कि वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी अपनी चीज़ों को। एंड in order to understand philosophical expression, knowledge of the history of language prove useful। देखो, कोई भी बंदा अगर वो नॉलेज ले रहा है हिस्ट्री से, तो हिस्ट्री से नॉलेज लेने के बाद ही उसको पता चलता है कि भाई ऐसी चीज़ें होती है, उसको अंडरस्टैंडिंग होता है, फिर वो अपने व्यू पॉइंट बताता है, फिर वो वही लैंग्वेज में बोलता है। यही चीज़ फिलोसॉफी में है। फिलोसॉफी का मतलब ही सिंपल है, अपनी विचारधाराएं, व्यू पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं अपनी खुद की फिलोसॉफी, मतलब खुद का थ्योरी। साइंस की बात करें तो अब ये हिस्ट्री साइंस में कैसे आएगी, हम साइंस के थ्रू कैसे निकालते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री कैसे साइंस में घुस जाती है भाई। तो देखो, द हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड थ्योरी। जो हिस्ट्री होती है साइंस में बहुत साइंटिफिक डिस्कवरी करना, या फिर इन्वेंशन करना, या फिर थ्योरीज इन्वेंट करना, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री काम कर रही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे कि मैं बोलूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, अब मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो, मैंने लाइन से बोला, क्या मैं जनवरी के बाद दिसंबर ऐसे बोल सकती हूँ कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, ऐसे मैं नहीं बोल सकती। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोलूँगी तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही है कि जैन से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे पूरा लाइन से बोलना है आपको, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन और थ्योरी में ये क्रोनोलॉजिकल के थ्रू हिस्ट्री बहुत हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट चेन, कि क्या रीज़न था, कैसे इफेक्ट हुए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि जो साइक्लोन आया था तब किस तरीके से हेल्प हुई हमें, क्योंकि उसके कॉज एंड इफेक्ट हमें पता थे कि अगर ये आता है तो ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, और कैसे आया ये, तो यहाँ पे इधर रिवर था, इधर नदी है, तो इधर आना कंफर्म है। कॉज एंड इफेक्ट सारी चीज़ें पता थी। एंड इट इज़ सेड दैट नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। और इसलिए कहा जाता है कि जो ज़रूरत होती है वो इन्वेंशन की माँ है। मतलब कि अगर कोई चीज़ का आविष्कार हो रहा है ना, तो कैसे आविष्कार होता है, जब इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब वो चीज़ का आविष्कार हो जाता है। एंड साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन आर आफ्टर इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल नीड एंड ऑल्सो क्यूरियोसिटी। और साइंटिफिक डिस्कवरी से क्या होता है कि, और इन्वेंशन से क्या होता है कि जो ह्यूमन एफर्ट करता है वो चीज़ को पाने के लिए, तो उसके अंदर जब नीड आ जाती है, ज़रूरत आ जाती है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, उसको लगता है कि मैं कितनी जल्दी वो चीज़ें पा लूँ। एंड दिस एफर्ट आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज। और ये चीज़ें कब होती है, ये एफर्ट फिर वो किस के ऊपर करेगा, जो ऑलरेडी साइंटिफिक नॉलेज है उसके पास, जो भी नॉलेज है उसको यूज करेगा ना, और जो उसको चाहिए फिर वो लेगा वो, ठीक है। Knowledge of history of science help in understanding the factor that facilitated a science discovery, invention and also its chronology।
तो नॉलेज हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बहुत हेल्प होती है, आप डिस्कवर कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। बहुत देखो, जब आप साइंस का आपने एक डिप में नॉलेज लिया, आपको नॉलेज हुआ, तो फिर आप कोई ना कोई आविष्कार करोगे, कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओगे, ठीक है। अब जब वो टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, आपने आविष्कार किया, वो नीड थी ह्यूमन की, आप लेकर आ गए, फिर जैसे कि मोबाइल लेकर आ गए, टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। पहले किसी न किसी ने आविष्कार किया इस मोबाइल का, अब ये टेक्नोलॉजी हो गई। अब इसी टेक्नोलॉजी से बहुत सारे लोग इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट फील्ड में भी निकल जाते हैं। इट्स जस्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब टेक्नोलॉजी में आ गए तो देखिए, ऑफ कोर्स डिस्कवर किया, नॉलेज लिया, डिस्कवर किया, नीड थी तो कर लिया, तो टेक्नोलॉजी आई। द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज एंड देयर कॉज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये देखो, अब जो हमने नॉलेज लिया, तो टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे फील्ड में काम आती है। जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शंस में अलग अलग मशीनें आ गई हैं। पहले तो बैल को चलाना पड़ता था, अब अलग अलग मशीनें आ गई हैं, तो भाई अपने आप ही वो घास कट जाती है, अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर कमोडिटी प्रोडक्शंस हो गई। कमोडिटी प्रोडक्शन, कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होना। प्रोडक्ट जैसे कि बिस्किट, कुरकुरे, कोई भी प्रोडक्ट, एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। समझ में आ गया कमोडिटी क्या होता है। कमोडिटी का प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होना। जैसे कि मैं बिस्किट बनाऊं तो ये बिस्किट का प्रोडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत सारे मंदिर आप लोग देख रहे होंगे, उनका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है ना। तो आर्किटेक्चर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी, और वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही तो बन रही हैं। इंजीनियरिंग, आजकल तो टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने सुना है कि वो क्या बोलते हैं, एक मशीन आती है जेरोक्स मशीन, कि आप उसका पूरा उतारो, दूसरे प्लेस में आप बिल्डिंग वगैरह की भी कर सकते हो, पूरा बिल्डिंग ही खड़ी हो जाएगी। ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंजीनियरिंग हो गई, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इनमें चेंजेस हम ला सकते हैं। और ये रीजंस है, ये किस चीज़ के रीजंस है, हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसकी वजह से ही हमें चीज़ें मिली। देखो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल प्रीवियस वाला मैं आपको देती हूँ। जैसे कि साइक्लोन, हम लोगों ने देखा कि साइक्लोन आ रहा था प्रेजेंट में, ठीक है। वर्तमान में जब ये मुंबई में साइक्लोन आया, तो इस साइक्लोन को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, कैसे पता चला, तो थ्रू दी टेक्नोलॉजी हमें पता चला। बिकॉज साइंस जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने स्टडी करने के बाद उसका डिस्कवरी किया ना। उनको ज़रूरत थी कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमें पता चले कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे साइक्लोन आते हैं, कैसे वेदर कंडीशन पता चल जाए। तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका यूज़ करके बहुत सारे लोगों ने ये देखा। अब टेक्नोलॉजी आई तो ऑफकोर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ऐसे ही एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी मशीनें आ गई ताकि चीज़ें आसान हो गई। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो टेक्नोलॉजी जो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमें बताता है हिस्ट्री की साइंस और टेक्नोलॉजी पहली चीज़ की एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की। तो देखो, the field of mutual social transactions expert with the growth of industry and trade. It is also promote continuous development of network of cultural interactions. कि कल्चरल इंटरेक्शंस में भी बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, कि अलग अलग कल्चर्स हैं और सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंडस्ट्री, अलग अलग फील्ड की इंडस्ट्री आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब उस फील्ड की इंडस्ट्री में आप कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स में मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, करते, पहले तो इंडस्ट्री बनी, ठीक है। इंडस्ट्री बनी, फिर उसमें धीरे धीरे इंडस्ट्री बन गई, तो उसको बेचने के लिए, मार्केट में लाने के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री में हमने प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, कंपनी में प्रोडक्ट बनाए, अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाए, और फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आए। तो मार्केट में आएंगे जब बाय और सेल होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो कॉमर्स में आ गया। समझ में आ रहा है। तो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों सेम ही है, और इनका भी कहीं ना कहीं रिलेशन हिस्ट्री से करता है, क्योंकि हिस्ट्री में जब हम समझ लेते हैं इस प्रोसेस को, तब हम उस हिस्ट्री को इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी अप्लाई करते हैं।
हर फील्ड में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैज कंटिन्यू टू चेंज एंड टू अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट इट इज़ नेसेसरी टू द स्टडी द हिस्ट्री ऑफ कल्चर, क्योंकि जब हम किसी कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, सोशल ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, तब जाके एक इंडस्ट्री बनेगी और तब जाके हमें पता है कि वो कल्चर के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, तो फिर हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे इंडस्ट्री में, ठीक है, और फिर वो चीज़ें मार्केट में जाएंगी, सेल्स होगा, तो वो कॉमर्स में भी किस तरीके से काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इंटरलिंक हैं, रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी किस तरीके से हिस्ट्री काम करती है। जब किसी का कल्चर के हिस्ट्री हम करते हैं, किसी कल्चर सोसाइटी के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही तो हम कोई चीज़ डेवलप कर देंगे ना, इंडस्ट्री आएगी, कॉमर्स होगा। अब बात करते हैं मैनेजमेंट स्टडी की। अब मैनेजमेंट स्टडी भी देखो, जब प्रोडक्शंस होगा किसी चीज़ का, कॉमर्स होगा, तो बहुत सारे लोगों को जॉब में रखा जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्री बनी, कॉमर्स में आया, मार्केट में बेचना है, तो भाई जॉब होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम भी आ जा रहा है। तो मैनेजमेंट सिस्टम को भी यहाँ हिस्ट्री कितना रोल प्ले कर रही है, मतलब कि अगर हमें नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तभी जाके तो हम अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो हेनरी फेयोल का जो लेवल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका आप नेट में पढ़ सकते हो कि किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ अगर आपके हैं आपकी इंडस्ट्री में या फिर कॉमर्स में, तो किस तरीके से उनको देना है। एम्प्लॉयज़ हमेशा मोटिवेट रहे, काम करते रहें, उनको किस तरीके से सैलरी देना है ताकि वो और मोटिवेट रहें। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट स्टडी में आ जाती हैं, और वो क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री से सीखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा आर्ट्स के बारे में। तो देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म with the help of their style of expressions, their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural tradition। आर्ट्स में देखा जाए तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे देखो नृत्य करते हैं, डांस का, तमिल में अलग डांस है, कर्नाटका साइड में अलग अलग डांस है ना। तो अलग अलग उनके आर्ट परफॉर्मेंस है, आर्ट कल्चर्स है। अब ये जो कल्चर्स है कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और आज वो चीज़ चली आ रही है कंटिन्यू, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आर्ट भी कहीं ना कहीं बताता है, जैसे कि देखो कोई स्कल्पचर्स हो गए, अलग अलग तरीके के वो चीज़ें बनाते हैं, फिर बहुत बहुत सिम्बल्स बनाते हैं, फिर अपना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉइन्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो आर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पेंटिंग्स हो गई, तो पहले के लोग कैसे पेंटिंग्स बनाते थे, मंडला आर्ट्स हो गए, पुराना है ना, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो वो जो हिस्ट्री है वो हम प्रेजेंट में भी अप्लाई करते हैं इसे, ठीक है। ह्यूमैनिटी की बात किया जाए तो ह्यूमैनिटी इंक्लूड डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज़ अ एसेंशियल पार्ट। देखो, इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में भी है ना कहीं इस हिस्ट्री ने रोल प्ले किया है। तो अब यहाँ पे हमने जाना कि फिलोसॉफी का शुरुआत हो, या फिर आप एंशियंट पीपल की बात करें कि वर्ल्ड में कैसे लोग रहते थे, तो उनका जो आपस में रिलेशंस है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स और ह्यूमन का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। और माइथोलॉजी भी, किस तरीके से माइथोलॉजी को बढ़ावा मिला, किस तरीके से वर्ल्ड की शुरुआत हुई, यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, भगवान, देवी देवताएं, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होती हैं, और हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई ये चीज़ें भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की ह्यूमैनिटी की कि भाई इंसानियत भी थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी इंक्लूड किस किस चीज़ों में रहती है, तो वो है इतिहास के ऊपर, आर्कियोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आर्कियोलॉजी में आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें
रखी जाती हैं। तो जैसे तलवार रखी गई, शिवाजी की तलवार रखी हुई है आज भी, तो हमें पता चलता है भाई ये तलवार है, तो मतलब कि पहले शिवाजी थे, है ना। सोशियोलॉजी, पूरा सोसाइटी में ये चीज़ें थी, समझ में आता है। बहुत सारी किताबें रखी हुई है। एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे लोगों का अपना अपना व्यू पॉइंट था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे मानव का विकास कैसे हुआ, ह्यूमन बींग का कैसे विकास हुआ, किस तरीके से हुआ है। फिर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी की वहाँ की पॉलिटिकल चीज़ें कैसी चल रही थी, फिर इकोनॉमी। तो इन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से सीखने को मिलती हैं और हम अपने प्रेजेंट में कहीं ना कहीं इनका यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब थर्ड चीज़ जो है वो हमारा है अप्लाइड हिस्ट्री और आवर प्रेजेंट, कि अप्लाइड हिस्ट्री और हमारा वर्तमान में। तो पीपल ऑफ्टन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, कि प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इस हिस्ट्री की वैल्यू है। The answer to the question about the nature of applied history answer this question as well. Visible and invisible relies of a past existent in the present. We nature some kind of curiosity attraction toward them, and we wish to know more about their history because they represent the creative thought and traditions of our ancestor. हमारे जो ancestor थे, जो पूर्वज थे, उनके विचार, उनकी ट्रेडिशनल जो थे, तो उसके ऊपर ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, उनके क्या व्यू पॉइंट थे। एंड इट इज़ आवर हेरिटेज, और वही चीज़ें क्या है, हमारी हेरिटेज है। अब देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, वो एक हेरिटेज प्लेस है बिकॉज़ कि वो पुरानी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट में रिलेट करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हेरिटेजेस चीज़ें होती है, जैसे केव्स हो गए, बहुत सारे गुफाएं, फिर ताजमहल हो गया, बहुत सारी चीज़ें कि जो बनाई हुई हैं, स्तूपा हो गए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं हमें कि पहले के लोग कैसे थे, उनके ट्रेडिशन कैसे थे, विचार कैसे थे। और उनकी वही चीज़ों को देखो, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाता है। टूरिस्ट प्लेस बनाने से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि भाई ये चीज़ें थी। और उन टूरिस्ट प्लेसेस को बहुत प्रिजर्व और कंजर्व करके रखना, कंजर्व मतलब संभाल के रखना, कि कोई ताजमहल में गया उसमें गोद गाद के नहीं आएगा कि दीवारों में गोद गाद दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ भी लिख दो। तो प्रिजर्व कंजर्व करना ये बहुत नेसेसरी है बिकॉज फ्यूचर जनरेशन को भी इससे बेनिफिट होता है। और जो ये चीज़ें बनी बनाई हैं, इनका टूरिस्ट प्लेस में आने से क्या होता है कि टूरिस्ट जब टूरिज़्म के लिए घोषित कर दो ना, तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, ठीक है। अब लोग देखने के लिए आते हैं तो आसपास का जो लोग रहते हैं उस प्लेस के इधर, तो वो वहाँ के लोग दुकान शॉप ओपन कर लेते हैं जहाँ से इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें काम आता है, अप्लाई करने में हमें इसका बहुत काम आता है। इसलिए हमें अप्लाइड हिस्ट्री में हमें ये जानने को मिलता है कि हमें कंसर्न करना चाहिए, देखना चाहिए और अच्छे से उसको चीज़ को, जो भी हमारी पुरानी चीज़ें उनको संभाल के रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। और हेरिटेज मैनेजमेंट क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी भी देता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हेरिटेज क्या करता है, हेरिटेज मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। जैसे कि उनको जॉब मिल गई, अब कहीं कोई प्लेस में, जैसे कि यहाँ ताजमहल है, तो आसपास के लोग दुकान ओपन कर लेंगे बिकॉज कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया ना, क्योंकि लोग आ रहे हैं तो ऑफकोर्स कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे। इसलिए तो देखा जाए तो अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग राइट डायरेक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द आवर फ्यूचर। हमारे फ्यूचर के बेनिफिट के लिए भी एक राइट डायरेक्शंस देता है कौन, अप्लाई हिस्ट्री, ठीक है। अब जो हमारा 3.4 है वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज है। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो कल्चरल हेरिटेज की बात किया जाए तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, कि एक इंसान ने इसको क्रिएट किया है। एंड इट इज़ ऑफ टू टाइप ऑफ, तो दो टाइप के ये कल्चर हेरिटेज होते हैं। हेरिटेज का तो मतलब समझ में आ गया आपको कि जो चीज़ पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ताजमहल, वो भी एक हेरिटेज में आता है। कोई गार्डन हो गया और गिरगांव चौपाटी हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें।
खजुराहो टेम्पल हो गया, ये सारी चीज़ें हेरिटेज में आती हैं। तो हेरिटेज देखो, कल्चर हेरिटेज की अगर मैं बात करूँ तो दो चीज़ें जो कि ह्यूमन ने क्रिएट किया है। पहली चीज़ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, दूसरी चीज़ होती है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। टेंजिबल का मतलब होता है कि आप उसको देख सकते हो, उसको छू सकते हो, ऐसी चीज़ें। तो पुराने में जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी है या फिर कोई आर्ट फैक्ट, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इन मैन्यूस्क्रिप्ट में जैसे कि बहुत किताबें लिखी हुई, या फिर दीवालों में इंस्क्रिप्शंस हो गए आपके, ठीक है, पेंटिंग बनी हुई। जैसे कि देखो अपना इधर बोरीवली में नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे आप जाओगे तो गुफाएं हैं, क्या नाम था उसका, वो प्लेस का मैं फिर भूल गई। तो वहाँ पे गुफाएं हैं, और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है बुद्धास के बारे में। और भी बहुत जगह आप जहाँ जहाँ जाओ, खजुराहो हो गया, वहाँ पे भी आप देखो तो बिल्डिंग में किस तरीके से बनाया गया है, फिर लिखा हुआ है। तो ये सारी क्या टेंजिबल कल्चर हेरिटेज है कि जो ऑलरेडी वो लोगों ने लिखा हुआ था। स्कल्पचर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, टोकली है, बहुत सारी स्तूपा वगैरह ऐसे बना हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये एक टेंजिबल है जिसे हम देख सकते, छू सकते, ऐसे कल्चरल हेरिटेज है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या है कि जो ओरली चले आ रही है, जैसे कि एक शादी ब्याह में देखो, शादी वगैरह में जो मॉम्स लोग होती है वो गाना गाती है, दादी लोग गाना गाती हैं। वो जो गाना है क्या कहीं लिखा हुआ है? नहीं, लेकिन वो कल्चरली, वो ट्रेडिशनली चला आ रहा है, ठीक है। ओरल है, वो ओरल ट्रेडिशंस हो गए, ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया कि वो एक दूसरे को नॉलेज बोलते बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का देखो, एग्रीकल्चर क्या क्या लिखा है, क्या कहीं कि पहले बीज डालो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, तो फिर खेती होगी। ओरली उसने उसको सिखाया, फिर उसने उसको सिखाया, ओरली बोलते गए और अपने आप वो ट्रेडिशनल नॉलेज होता गया। सोशल कस्टम एंड रिचुअल ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। अब जो ये फेस्टिवल्स होते हैं तो वो भी ओरली हुआ है ना, क्या उधर कहीं लिखा है कि इसको ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है? नहीं, ठीक है। वो पहले से किया कि ऐसे होता है, ऐसी परंपराएं होती हैं, ऐसे रीति रिवाज होते हैं, कुल देवी की पूजा करनी होती है, बैलों की पूजा करनी होती है, एक्सेट्रा। ये और ओरली चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे भी। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, अब देखो कोई कोई आर्ट्स में अब तमिलनाडु कर्नाटका वहाँ साइड का अगर आर्ट देखोगे ना, तो वो लोग जब डांस करते तो ऐसे उनकी आँखों से वो लोग डांस करते हैं, आँखों से बात करते हुए ड्रामा करते हैं। ये भी तो एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गया ना। सर्टेन ट्रेडिशनल स्किल्स, अलग अलग ट्रेडिशनल स्किल्स हो गए। तो कम्युनिटी ग्रुप हु रिप्रेजेंट सच अ ट्रेडिशन कस्टम एंड सेज, हर कोई अपना अपना जाति परंपरा, फिर रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें बताता है, दिखाता है। वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, मतलब है वो चीज़, लेकिन उन्होंने कहीं पे वो चीज़ लिखी नहीं गई है, बस परंपराओं के द्वारा, रीति रिवाजों के द्वारा वो चीज़ें चली आ रही है। उसे हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज की। तो देखो नेचुरल हेरिटेज मैंने क्या रहता है कि द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव इम्पोर्टेंस टू थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज ना, नेचुरल मतलब नेचर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो नेचुरल हेरिटेज हमें बायोडाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देता है, जैसे कि फौना हो गया, फ्लोरा हो गए। फौना फ्लोरा क्या होते हैं? तो जैसे कि फौना पेड़ पौधे, फ्लोरा एनिमल्स, ये इकोलॉजी। अब इनका जो एक दूसरे से ये लोग इनका खाना हो गया, खाने का तरीका, इनके जीने का तरीका, एंड जोमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ क्रूशल ऑफ सस्टेनिंग फ्लोरा एंड फाउना ऑफ पर्टिकुलर रीजन। कि पर्टिकुलर रीजन में ये लोग पाए जाते हैं, पर्टिकुलर रीजन में ये लोग पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब ये जीमोग्राफी क्या होता है, क्या आपको पता है ये जीमोग्राफी क्या होता है? जैसे कि अपना लैंड का फ्लावर्स वगैरह हो गए, एक नेचर की खूबसूरती हो गई। तो ऐसे प्लेसेस जो रहते हैं पर्टिकुलर रीजन्स में, जैसे कि आप देखो कोई कोई प्लेसेस जैसे कश्मीर हो गया, कोई कोई प्लेसेस ना खूबसूरती में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे प्लेसेस को भी यहाँ पे हम लोग हेरिटेज के लिए, या फिर फ्लोरा फाउना हो गए, इनको भी, जैसे बहुत सारे कहीं 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 पे जानवर बहुत तो पाए जाते हैं, तो उसको हेरिटेज में रख लिया जाता है, बहुत सारे लोग वहाँ देखने जाते हैं। तो यूनेस्को ने क्या किया कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़, उन्होंने अनाउंस किया कि
जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनको आप प्रिजर्व करो, उनको संभाल के रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम आ सके और उससे इनकम भी जनरेट होती है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में ये सारी चीज़ें आ जाती है और उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है। अब ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में जो कि इंक्लूड किया गया है वो अभी वेस्टर्न घाट है, अपना कास प्लेटो है जो कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है और वेस्टर्न घाट में ये भी एक पार्ट है उसका। तो यूनेस्को में ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर ओरल एंड इंटेलिजिबल हेरिटेज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला, वहाँ पे डांस जो होता है कुटियाट्टम का, आप इंटरनेट में ऐसे सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये कुटियाप्पम के ये वाले डांस जो होते हैं केरला साइड के, तो इनके परफॉर्मेंस, इनके आर्ट्स जो ये सारी चीज़ें होती हैं तो सिंपल है। 2021 में इंडियन ट्रेडिशंस में ये डिक्लेयर किया गया कि ओरल और इंटेंजिबल हेरिटेज में ये भी आएगा। तो 2001 में इसको हेरिटेज में लेकर आ गए और 2003 में ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैटिंग हो गई, फिर रामलीला हो गया, फिर रमन हो गया जो कि फेस्टिवल्स होते हैं, कलबिया, छाहू डांस, फिर मुद्दियत, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, फिर संकीर्तना, ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो कि बनाए जाते हैं कोपर वगैरह से, ब्रास से, योगा, ये सारी चीज़ों को वर्ल्ड हेरिटेज में लेकर आया गया। फिर ये तो इंडियन हेरिटेज में था। वर्ल्ड हेरिटेज में आगरा फोर्ट हो गया, जो लाल किला है वो हो गया, फिर ताजमहल हो गया, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में आया गया। इन्होंने यूनेस्को लोगों ने डिसाइड किया कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लाओ, इनको संभाल के रखो ये जो चीज़ें हैं। जैसे कि एलोरा के वो अपने मुंबई में ही है, अजंता के हो गया, फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम का जो मॉन्यूमेंट्स है, फिर जो सूर्य टेम्पल है कोणार्क का, फिर चर्च कन्वेंट ऑफ गोवा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलिफेंटा के हो गया, तो आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं कि किस तरीके से। एलिफेंटा के तो अपने मुंबई में है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, ये लिस्ट है, ये सब आपका वर्ल्ड हेरिटेज में है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में लाया गया। फिर वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज में जैसे कि नेशनल्स पार्क हो गए, इनको भी यहाँ पे लाया गया। और जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, कोलोराडो नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबन नेशनल पार्क, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट हो गए, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कंजर्वेशन एरिया, ये सारी चीज़ें। तो और ये क्या नाम है, खंचेनजोंगा नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क को हेरिटेज में लाया गया। लाने का यही मकसद था कि ये इकोनॉमी के लिए भी, इनकम जनरेट का भी काम हो जाएगा। साथ ही में इससे क्या होगा कि अगर हम इसको लेकर आते तो ये संभाल के रखी जाएंगे, हमें इससे हमारी हिस्ट्री मजबूत होगी। भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, मतलब हिस्ट्री में ज़रूर ऐसा कुछ था। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैलासा टेम्पल है जो कि वेरुल में है, देख रहे हो, ऐसे इमेज देखो, ठीक है। तो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट में ये मेन एक्सपेक्ट है कि अप्लाइड हिस्ट्री किस तरीके से अप्लाई की जाती है और उनको काम यही है कि उसको बचा के रखो, संभाल के रखो। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो दीवारें बनी हुई हैं, यहाँ पे आप पेन से आके गोदोगे या फिर चौक से आके गोदोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, कंजर्व करो, है ना, उसको बचाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हेरिटेज में आर्कोलॉजिकल सर्वे किया गया। फिर इंडिया और इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट में आर्कोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजी में आती हैं। ये जो आप देख सकते हैं ना, ये आर्कोलॉजी में ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन कल्चर जो हेरिटेज है, तो इसमें बहुत सारी जो फील्ड्स होती हैं उन सारी चीज़ों में ध्यान देना, जो एक्सपर्ट्स से पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें कि ताकि हम इसको बचा के रखें, ध्यान में रखें। देखो एक बार सुना होगा कि लाल किला जो अपना ताजमहल है ना, उसका कलर चेंज हो गया था, वो वाइट कलर का है ना, तो थोड़ा चेंजेस हो गए थे। फिर उस पर वो लोगों ने अच्छे से काम किया ताकि चेंज ना हो कलर।
तो इस तरीके से अप्लाइड हिस्ट्री का यूज़ होता है और अवेयरनेस दिया जाता है और कंजर्वेशंस के लिए, प्रिजर्वेशंस के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। एंड लोकल सोशल स्ट्रक्चर में अगर साइकोलॉजिकल लोकल पीपल की बात किया जाए तो चैलेंज फेस बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस वो फेस करते हैं, फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सर्विस से रिलेटेड वो भी डिटेल में यहाँ पे है, और किस तरीके से ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन अवॉइडिंग हर्टिंग सेंटिमेंट ऑफ लोकल पीपल वाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रिविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट। जो लोग मतलब इसको प्रिजर्व नहीं करते हैं, बाधा लाते हैं, तो उनसे भी फेस करना। फिर सारी चीज़ें ना हमें ये हिस्ट्री सिखाता है। तो सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन एम्प्लॉय लोकल स्किल एंड क्रिएटिव वे क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटी टू लिवलीहुड, कि अगर ये सारी चीज़ें जो हैं इनके आसपास जो लोग रहते हैं, लोकल पीपल है, उनको भी बहुत बेनिफिट होता है ना, इनकम आती है, या जब हम किसी चीज़, तो सबका लिविंगहुड, सबका अच्छा हो, जीवन शैली अच्छी हो, दैट इज़ द मेन फंक्शन, और यही पॉइंट था। अब लास्ट हमारा जो है वो है 3.5 एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। तो एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड में देखिए नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव, है ना, इन द डिसीजन मेकिंग विथ रिगार्डिंग टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस पब्लिक पॉलिसी इन द फॉलोइंग फील्ड। अब देखो जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो हमें डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है। जैसे कि म्यूज़ियम और आर्किव हो गया, म्यूज़ियम हो गए बहुत सारे जहाँ पे आप विजिट करते होंगे, देखते होंगे, और साथ ही में आर्किव, आर्किव मतलब होता है रखना, जैसे बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं या फिर तलवार रखी हुई है, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं। फिर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट, जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करना है, हमें संभाल के रखना है और कंजर्व करना है, उनका ध्यान देना है, रोकना है कि भाई कोई नुकसान ना कर दे, है ना। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कि पूरा अच्छी तरीके से अब कोई आ रहा है वहाँ पे तो उनके लिए आसपास का मार्केट होना, ताकि खाने फूड की भी फैसिलिटी हो, साथ में हॉस्पिटैलिटी उनको ध्यान देने के लिए भी हो, दिखाने के लिए भी हो, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया, और इससे क्या होता है कि एंटरटेनमेंट भी होता है, बहुत सारे लोग शूट करते हैं, आसपास हर जगह जाना जाता है। क्या आपको पता है, डू यू नो द अर्लीस्ट म्यूजियम जो है, ये देख रहे हो आप, क्ले टैबलेट, ये भी एक म्यूजियम में आता है, 6th सेंचुरी का है ये, BCE का। वर्ल्ड वॉज डिस्कवर ड्यूरिंग द एक्सक्वेशन एट द सिटी ऑफ यूअर सिटी है, मेसोपोटामिया में है, वहाँ पे इसको खोदा गया, तब इसको पाया गया है, ठीक है। एंड द एक्सक्वेशन वेर कंडक्ट बाय सर लियोनार्ड वॉली, इन्होंने इसको निकाला था 1922 से लेकर 1934 के टाइम पे। एंड दिस म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय अ प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया का प्लेस है ना, तो वहाँ का जो प्रिंस था उसने इसको बनाया था, उसके द्वारा ये बनाया गया था। एंड हर नेम इनिगल्दी, और देखो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन टाइप का कुछ लिखा हुआ है इसमें। शी herself was the curator ऑफ म्यूजियम, और इसको म्यूजियम में रखा गया है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से इसमें लिखा गया है, किस तरीके से है, तो ये फिर म्यूज़ियम में रखा जाता है। तो म्यूज़ियम का एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे भी थोड़ा जानते हैं। ये देख रहे हो क्या है ये, तो ये इंडियन म्यूज़ियम है कोलकाता का, ठीक है, इंडियन म्यूज़ियम है। अब यहाँ पे क्या है कि इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता वॉज फाउंड इन एशियाटिक सोसाइटी 1814 का है ये, ठीक है। और वैलीज डेनिश एंड बोटनिस्ट वॉज फाउंडर ऑफ द फर्स्ट क्यूरेटर ऑफ द म्यूज़ियम, कि इसको पता करने वाले जो थे वो थे डेनिश बोटेनिस्ट, ठीक है। और ये फोटोग्राफी आप जो देख रहे होंगे ये 1905 में ली गई थी इस फोटोग्राफी को। एंड म्यूज़ियम हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट, म्यूज़ियम के 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहली चीज़ आर्ट, दूसरा आर्टिकुलर, आर्ट में मतलब बहुत सारी जो भी पुरानी चीज़ें आर्ट से रिलेटेड होंगी, कला से रिलेटेड होंगी या फिर कुछ बनाई होंगी, वो सारी चीज़ें वहाँ रखी जाएंगी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट में जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो रखी जाएंगी। फिर एंथ्रोपोलॉजी मतलब कि लोगों का कैसे रहने का तरीका था, कैसे उनका आविष्कार हुआ, किस तरीके से चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें
तो ये ऐसे 3 यहाँ पे डिपार्टमेंट रखे गए हैं। एंड अदर एफिलेटेड डिपार्टमेंट आर कंजर्वेशन एंड पब्लिक फोटोग्राफी हो गया, एग्जीबिशंस हो गए, फिर लाइब्रेरी, मॉडल मेकिंग ट्रेनिंग, लाइब्रेरी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो एवरी फील्ड मेंशन हियर रिक्वायर एक्सपर्ट पर्सनल विद स्पेशलाइज्ड स्किल। हर एक, जैसे कि एग्जांपल में आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर, सोशोलॉजिस्ट, आर्क्यू मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट स्किल, फोटोग्राफर एक्सेट्रा। ये सारे लोगों में ये सारे आप जो देख सकते हैं एक्सपर्ट है, किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी चीज़ में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट है। Of course, it just represent your list and the help of expert from many more field is required. ऐसे एक्सपर्ट बहुत सारे फील्ड में हेल्प कर देते हैं जो भी चीज़ ज़रूरत होती है। एंड दिस एक्सपर्ट नीड टू हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ एंशिएंट साइट। एंड ऐसे एक्सपर्ट को हिस्ट्री का बहुत नॉलेज होता है, अपने पुरानी चीज़ों के बारे में, बैकग्राउंड हो गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो project in the field of applied history can create various opportunity for this professional। और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ जाता है, ठीक है। In this lesson, we learn about the role of applied history in public training program for understanding the importance of history। कि हमने इतिहास को समझने की कोशिश की कि इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। साथ ही में हमने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या फिर हमने इसमें जाना कि अप्लाइड हिस्ट्री का कितना रोल है हमारी लाइफ में और हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, और ऐसे इसलिए हमें कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करना चाहिए। हमारा जो भी कल्चर है, जो भी नेचुरल हेरिटेजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जंगल में भी बहुत सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है उनको और बढ़ावा देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हमने देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्री, कमर्शियल फील्ड में भी हमारे काम आता है, ये इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत काम आता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो avoiding vandalism of historic and public place to ensure that they are preserved for benefit of future generations, के लिए बेनिफिट हो, यही मकसद से यहाँ पे किया जाता है। क्या आपको पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आर्क्यू प्रिजर्व स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट। आर्क्यू का मीनिंग मैंने पहले बोला कि ओल्ड डॉक्यूमेंट, जो भी पुरानी डॉक्यूमेंट चीज़ें होती है, लिखी हुई चीज़ें होती है, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गए, ओल्ड फिल्म हो गई, ये सारी चीज़ें रखी जाती है। द नेशनल आर्क्यू ऑफ इंडिया दिल्ली में है नेशनल आर्क्यू, जहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। एवरी साइट इन इंडिया मेंटेन इन इट्स आर्क्यू इंडिपेंडेंटली। आर्क्यू विथ डिस्टिंक्ट पर्पस। आर्क्यू रखने का क्या पर्पस था कि मेन ऑफिस ऑफ नेशनल फिल्म आर्क्यू जो है लोकेटेड है पुणे में, महाराष्ट्र। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज द मीडिया यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इट सर्व 3 ऑब्जेक्ट, ये लोग 3 ऑब्जेक्ट सर्व करते हैं। पहली, टू सर्च ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म एंड प्रिजर्व द हेरिटेज बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो पुरानी फिल्में हैं जो कि रिलेटेड है, हेरिटेज से रिलेटेड है ना, जो पुरानी चीज़ें उसको रखा गया है उन्होंने, ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी पता चलता रहे। दूसरी चीज़ है कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिल्म टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्री, कैटलॉग एंड कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड, तो डॉक्यूमेंट वगैरह रखा गया है। तीसरी चीज़ है इस्टेब्लिश सेंटर फॉर डिसेमिनेशंस फिल्म कल्चर के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो गाइज हमने आज ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सब बहुत इजी होगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, कल्चर हेरिटेज में टेंजिबल और इंटेंजिबल था, तो ओरली जो भी चीज़ें आ रही थी वो इंटेंजिबल, टेंजिबल में जो चीज़ें स्कल्पचर्स हो गए, जो भी चीज़ें आपने देखी है वो टेंजिबल। बहुत ईजी है, ठीक है। आप यहाँ पे बोला गया लिस्ट बताओ कि वर्ल्ड हेरिटेज में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो अब बता देना, मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इजी हो गया रहेगा लेसन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने आपको ऑल सब्जेक्ट के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखा, अपने दोस्तों में भी शेयर किया। थैंक यू सो मच।